हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। और इसके हम 7वें अध्याय को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है जनसंपर्क साधन और जनसंचार। और आज हम इसके दूसरे भाग को करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में मास मीडिया। तो शुरू करते हैं अध्याय 7 का भाग 2। बच्चों, हम देखते हैं कि जनसंचार के माध्यम क्या होते हैं या मास मीडिया क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि मास मीडिया संचार के वे साधन होते हैं जो बहुत ही अधिक दर्शकों, पाठकों या श्रोताओं तक अपनी पहुंच रखते हैं। तो इस कारण इन्हें जनसंचार के माध्यम कहते हैं या इन्हें मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया के साधन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में पिछले भाग में पढ़ा था कि मास मीडिया का प्रारंभ प्रिंट मीडिया के माध्यम से होता है और उसमें जर्मनी के गुटेनबर्ग जो है उनका प्रमुख योगदान होता है। और उसके बाद में प्रिंट मीडिया का विस्तार होता है। और भारत में यदि हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो 18वीं सदी और 19वीं सदी में इसका विस्तार और इसका जो प्रभाव है भारतीयों पर अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि औपनिवेशिक भारत में जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही उस समय की अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो भी नीतियां थी उनको उजागर करने का कार्य किया गया था। कहने का अर्थ यह है कि उस समय भारत के समाज सुधारक और भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उन सभी ने मीडिया के इन साधनों, यानी कि मुख्यतः उसमें आ जाएंगे अखबार और पत्र पत्रिकाएं, इनके माध्यम से जो है भारत की जनता को जागरूक करने का कार्य किया था। किस प्रकार से जो है औपनिवेशिक सरकार भारत का शोषण कर रही है और भारतीयों के हित के लिए कार्य नहीं कर रही थी। और इसी कारण से जो है भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो पाता है। और इस कारण हम कहेंगे कि मीडिया के जो साधन है वह भारतीयों को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात मीडिया के साधनों में क्या परिवर्तन आता है और उससे भारत के समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम कहेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में लोकतंत्र की स्थापना होती है और लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में हम मास मीडिया को जानने लगते हैं, क्योंकि भारत की जो नवीनतम लोकतांत्रिक सरकार है जो कि भारतीयों से मिलकर के बनी थी, जिसे कि स्वयं भारतीयों ने ही चुना था, उन्होंने यह सोचा कि यदि मीडिया को सरकार से स्वतंत्र नहीं किया गया तो लोकतंत्र को प्रहरी के रूप में कौन सुरक्षित करेगा या कौन रक्षित करेगा। तो इस कारण भारत की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार यह मानती है कि मीडिया को सरकार से स्वतंत्र रखना चाहिए, ताकि सरकार की यदि भी कोई योजना जो है वह आम जन के लिए हितकारी नहीं है या फिर सरकार लोगों के हित के लिए कार्य नहीं कर रही है, तो उस स्थिति में मीडिया ही है जो सरकार की नीतियों का मूल्यांकन कर सकती है। इस कारण मीडिया को सरकार से स्वतंत्र रखना चाहिए। तो हमारी प्रथम लोकतांत्रिक सरकार, जिसमें कि प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी कहते हैं। तो हम कहेंगे कि मीडिया स्वतंत्रता के बाद मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी माना जाने लगा। और यह कथन किसका है? तो हम कहेंगे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी मानते थे, जो कि थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। और वे चाहते थे कि सरकार की नीतियों का मूल्यांकन जो है मीडिया के द्वारा किया जाए। तो इस कारण उसे स्वतंत्र रखना बहुत ही आवश्यक हो गया था और इसी कारण उन्होंने मीडिया को सरकार से स्वतंत्र रखा था, ताकि वह किसी भी नीति या योजना का आलोचनात्मक रूप से मूल्यांकन कर सके और सरकार को बनाने में जनता जो है जागरूक रहे कि आगे आने वाले समय में यह सरकार वापस बननी चाहिए या फिर जो है नई सरकार का गठन होना चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सरकार ने विकास कार्यक्रमों से भारत की जनता को अवगत कराने हेतु मीडिया का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। यानी कि अब चूंकि औपनिवेशिक सरकार समाप्त हो चुकी है, भारत स्वतंत्र हो चुका है, तो भारत की लोकतांत्रिक सरकार यह चाहती थी कि मीडिया का प्रयोग भारत के हित के रूप में हो, यानी कि मीडिया के माध्यम से
भारत में जिस प्रकार की योजनाएं बन रही है, भारत में जिस प्रकार का विकास हो रहा है, उसका प्रचार प्रसार किस माध्यम से करना चाहिए? मीडिया के माध्यम से करना चाहिए। तो इस प्रकार मीडिया का प्रयोग भारत की स्वतंत्र सरकार किसमें करती है? भारत में विकास योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए करने लगती है। और उसी का परिणाम यह होता है कि उदाहरण के रूप में सिनेमा घरों में फिल्म के प्रसारण से पूर्व जो है राष्ट्रगान को प्रसारित किया जाता है। साथ ही साथ ऐसी योजनाएं और ऐसी नीतियां जो भारत की सरकार बनाती है, उनको भी सिनेमा घरों में दिखाया जाता है, ताकि लोगों को भारत की सरकार की नीतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो। तो हम कहेंगे कि किस प्रकार से भारत की स्वतंत्र सरकार मीडिया का प्रयोग कर रही थी भारत की स्वतंत्रता के तत्पश्चात। तो सिनेमा घरों में फिल्म प्रारंभ होने से पहले ऐसे संदेश दिखाए जाते थे जिससे दर्शकों को सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी मिले। मीडिया के माध्यम से भारतीयों को सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता था। तो हम जानते हैं कि भारत जो है परंपरावादी देश है और भारत के समाज में आज भी बहुत सारी सामाजिक बुराइयां पाई जाती हैं। तो उस समय पर यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात जो तत्कालीन स्वतंत्रता प्राप्त ही हुई थी, तब तो सामाजिक बुराइयां और भी अधिक थी और रूढ़िवादियां भी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। तो उस रूढ़िवादी समाज में सामाजिक बुराइयों के काल में मीडिया के माध्यम से भारत की सरकार जो है सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आम लोगों को जागरूक करने का कार्य भी करती थी। तो ऐसी कौन सी सामाजिक बुराइयां उस समय पर विद्यमान थी? तो हम बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आज भी विद्यमान हैं और उन सामाजिक बुराइयों की समाप्ति आज भी भारत से नहीं हुई है, जिसमें हम अस्पृश्यता की बात कर सकते हैं, हम बाल विवाह की बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं विधवा विवाह निषेध की, और भारतीय समाज में जादू टोना भी पाया जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि भारत की स्वतंत्र सरकार ना केवल विकास योजनाओं को मीडिया के माध्यम से भारत की जनता को प्रसारित और प्रचारित करती थी, बल्कि वह सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी आम जन को जागरूक करती थी और यह कार्य वह मीडिया के माध्यम से करती थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि औपनिवेशिक भारत में मीडिया का प्रयोग भारत के राष्ट्रवाद के उदय के लिए किया गया और बाद में जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तब भारत में विकास और भारत के सुधार के लिए मीडिया का प्रयोग होने लगा। तो यह विकास की योजनाएं जो हैं वह आम जन तक पहुंचाई गई और साथ ही साथ सामाजिक सुधार के लिए आम जन को क्या कार्य करने चाहिए या आम जन की मानसिकता में क्या सुधार आना चाहिए, इसके लिए भी भारतीय सरकार मीडिया का प्रयोग करती है। उसके पश्चात मीडिया के ही एक साधन के रूप में हम रेडियो के विकास की बात करते हैं, यानी कि भारत में रेडियो जो मीडिया का एक प्रमुख साधन था उस समय पर उसका विकास किस प्रकार से हुआ। तो हम कहते हैं 1920 से भारत में रेडियो का प्रारंभ होता है और 1920 में यह भारत में अपरिपक्व अवस्था में था, यानी कि इसकी तकनीक जो थी बहुत ही कम थी और इसमें तकनीकी विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। तो 1920 में यह अपरिपक्व अवस्था में था और उस समय पर केवल 2 शहरों में रेडियो का प्रसारण हो पाता था और उसमें भी थे हमारे कोलकाता और चेन्नई। लेकिन 1940 में जब विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय पर मित्र राष्ट्रों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपनी नीतियों का या अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए सार्वजनिक प्रचार प्रसार प्रणाली के रूप में रेडियो का प्रयोग किया, जिससे कि आम जन में रेडियो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया था। तो हम क्या कहेंगे कि 1920 में रेडियो की शुरुआत होती है और 1940 में यह अपनी चरम अवस्था में पहुंचने लगता है, जब मित्र राष्ट्र जो है रेडियो का प्रचार प्रसार के रूप में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में प्रयोग करने लगते हैं। तो हम कहेंगे 1920 में, बच्चों आपको याद रखना है, भारत में रेडियो का प्रारंभ होता है 1920 में। भारत में रेडियो प्रसारण कोलकाता व चेन्नई में प्रारंभ हुआ था। तो कोलकाता व चेन्नई उस समय के प्रमुख शहर थे, प्रमुख नगर थे। इस कारण इन 2 शहरों में 1920 में किसका प्रारंभ होता है? रेडियो प्रसारण का प्रारंभ होता है। लेकिन यह किस अवस्था में था? तो यह अपरिपक्व अवस्था में था या यह अविकसित अवस्था में था। इसमें अच्छी तकनीक का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, लेकिन यह प्रारंभित जो है हो चुका था।
1940 में विश्व में एक प्रमुख घटना घट रही थी और वह थी द्वितीय विश्व युद्ध। तो हम कहेंगे 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली के रूप में उस समय परिपक्व हो गया जब मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने अपने प्रचार के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में इनका प्रयोग प्रारंभ किया था। तो हम कहेंगे अपरिपक्व अवस्था थी 1920 में और 1940 में वह परिपक्व अवस्था में आ जाता है। और वह किस कारण आता है? क्योंकि 1940 के दशक में विश्व में कौन सी घटना घट रही थी? द्वितीय विश्व युद्ध की घटना घट रही थी और इस कारण जो मित्र राष्ट्र के जो देश थे वह चाहते थे कि वह अपनी नीतियों का प्रचार करें और इसके लिए उन्होंने रेडियो का प्रयोग किया। तो इस कारण जो है रेडियो जो है परिपक्व अवस्था में आ चुका था। स्वतंत्र भारत में रेडियो स्टेशन की संख्या भारत में बढ़ गई थी और वह कितने तक पहुंच गई थी? तो हम कहेंगे स्वतंत्र भारत में रेडियो स्टेशनों की संख्या 6 हो चुकी थी, जो केवल बड़े बड़े शहरों में ही थे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं स्वतंत्रता के बाद रेडियो स्टेशन बढ़ गए थे। और फिर हम यदि बात करें 1950 की, तो हम कहेंगे 1950 तक इन रेडियो स्टेशनों की संख्या लाखों तक पहुंच गई थी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं 1947 से 1950 में ही बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। तो 1950 तक इन रेडियो स्टेशनों की संख्या लाखों में पहुंच गई थी। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में आकाशवाणी के कार्यक्रमों में मुख्य रूप से क्या दिखाया जाता था? तो हम कहेंगे चूंकि भारत स्वतंत्र ही हुआ है तो उस समय पर रेडियो स्टेशन जब बढ़ गए हैं तब भारत में इन रेडियो स्टेशनों के माध्यम से मुख्य रूप से समाचार दिखाए जाते थे। समाचार के साथ साथ में तत्कालीन समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनका प्रसार किया जाता था। तो हम कहेंगे भारत स्वतंत्र ही हुआ है और रेडियो स्टेशनों की संख्या भी बढ़ रही है। तो अब स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्ष जब चल रहे हैं तो आकाशवाणी के माध्यम से कौन से कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं? समाचार, सामयिक विषय यानी तत्कालीन समय में जो मुख्य विषय हैं उनका प्रसारण हो रहा था और विकास पर चर्चाएं होती थी कि भारत का विकास किस प्रकार से होना चाहिए, यानी भारत का विकास करने के लिए कौन से कदम तत्कालीन सरकार को उठाने चाहिए, क्योंकि अभी भारत बहुत ही अपरिपक्व अवस्था में है और उसे विकास के लिए क्या क्या योजनाएं बनानी हैं। तो इस प्रकार से चूंकि भारत स्वतंत्र ही हुआ है तो आकाशवाणी का प्रयोग उस समय पर समाचार प्रसारण के लिए होता था और विकास की चर्चाओं के लिए ही होता था। धीरे धीरे हम देखते हैं कि इस आकाशवाणी के साथ में विविध भारती भी जुड़ जाता है और विविध भारती के माध्यम से जो केवल समाचार या विकास योजना ही पहले प्रसारित होती थी, अब मनोरंजन के साधन भी या मनोरंजन के लिए भी भारतीयों के मनोरंजन के लिए भी कई सारी चीज़ें इससे जुड़ने लगती हैं। लेकिन जब पूर्व की बात करते हैं तो हम कहेंगे आकाशवाणी में केवल समाचार और विकास योजनाओं की ही बात होती थी, केवल उनका ही प्रसारण होता था। आकाशवाणी के माध्यम से इसी कारण उदाहरण के रूप में हम कह रहे हैं 1960 के दशक की बात, जब समाचार और विकास योजनाओं को आकाशवाणी प्रयोग करता था तो उस समय पर हरित क्रांति के प्रचार और प्रसार के लिए आकाशवाणी ने बहुत ही कार्य किया था। तो 1960 के दशक में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए और इसे आम जन तक पहुंचाने के लिए बहुत ही अधिक कार्य किए थे। तो हम कहेंगे आकाशवाणी के माध्यम से 1960 के दशक में हरित क्रांति के प्रचार हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए थे, जिससे किसको लाभ होना था? जिससे भारत के किसानों को लाभ होना था और उन्हें नई तकनीकों के बारे में ज्ञात करवाया जाता था। तो चूंकि भारत अभी आज़ाद ही हुआ है और भारत में रेडियो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो भारत की सरकार यह चाह रही थी कि रेडियो के माध्यम से किसानों को हरित क्रांति के बारे में जानकारी दी जाए कि उन्हें कौन सी फसल उगानी चाहिए, उन्हें किस प्रकार के खाद का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार के बीजों का प्रयोग करना चाहिए और उनकी खेत की ज़मीन या मिट्टी के लिए कौन सी फसल उपयोगी होगी। तो इस प्रकार से भारत की सरकार जो है रेडियो के माध्यम से विकास कार्यक्रमों और समाचार को जो है प्रारंभ में प्रसारित करती थी, लेकिन धीरे धीरे यह मनोरंजन भी प्रसारित करने लगी। आकाशवाणी के प्रसारणों से भारत में क्या अंतर
होता है। तो हम कहेंगे आकाशवाणी के प्रसारण से भारत में बड़े पैमाने पर अंतर देखने को मिलता है। भारत की जनता जो है अब रेडियो का बहुत अधिक प्रयोग कर रही थी और रेडियो के माध्यम से वह जागरूक भी हो रही थी कि देश दुनिया में क्या चल रहा है और भारत के विकास की योजनाएं क्या क्या बन रही हैं और उससे हमें क्या लाभ हो सकता है। तो आकाशवाणी के प्रसारणों से क्या अंतर हुआ, तो हम कहेंगे 1960 के दशक में भारत में एक प्रमुख घटना घटित होती है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं और वह है हरित क्रांति। तो 1960 के दशक में हरित क्रांति के अंतर्गत देश में पहली बार जब अधिक उपज देने वाली फसलों की खेती की जाने लगी तो आकाशवाणी ने ही देहातों में यानी कि गाँवों में इन फसलों का प्रचार करने का कार्य किया था और इसके लिए एक व्यापक अभियान अपने जिम्मे आकाशवाणी ने लिया था और वह 1967 से दैनिक आधार पर 10 वर्ष से भी अधिक समय तक लगातार उनका प्रचार करती रही थी। यानी कि अब आकाशवाणी ने अपने ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी ले ली थी और वह थी कि हरित क्रांति का प्रचार और प्रसार करना, जिसके माध्यम से भारत के जो ग्रामीण हैं, जो भारत के किसान हैं, वह कृषि में तकनीक का प्रयोग कर सकें और भारत की कृषि की स्थिति सुधर सके। इस प्रयोजन के लिए देश भर के अनेक आकाशवाणी केंद्रों में अधिक उपज देने वाली फसलों के बारे में विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए। यानी कि आकाशवाणी के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम बनाए गए जिससे कि सीधे किसानों से संवाद हो सके और किसान उन कार्यक्रमों को सुनकर अपनी खेती में जो है नई तकनीक का प्रयोग कर सकें और नई फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इन कार्यक्रमों की इकाइयों में विषय के विशेषज्ञ शामिल थे, यानी कि अब कृषि विशेषज्ञ जो हैं इन कार्यक्रमों में अपनी बात कहते थे और उस बात को सुनकर जो है भारत के किसान उस तकनीक का प्रयोग अपनी खेती में करते थे, जिससे कि हमारी कृषि की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही थी। तो इस प्रकार से रेडियो जो है एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया था भारत में कृषि के विकास के लिए। इन कार्यक्रमों की इकाइयों में विषय के विशेषज्ञ शामिल होते थे जो खेतों में जाते थे और किसानों से जिन्होंने नए प्रकार के धान और गेहूं उगाना प्रारंभ किया था जानकारी लेकर रेडियो पर प्रसारित करते थे। यानी कि भारत की सरकार हरित क्रांति के प्रचार और प्रसार के लिए रेडियो को एक माध्यम बनाती है और उसमें कृषि विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो उन कार्यक्रमों में ऐसी बातें बताते हैं जो कि उन्होंने सीधे कृषकों यानी किसानों से संवाद के द्वारा प्राप्त किए हैं। यानी कि वह कृषि विशेषज्ञ स्वयं खेतों में जाते थे और भारत के किसानों से संपर्क करते थे और उन किसानों के अनुभवों से वह उन कार्यक्रमों में ऐसी बातें बताते थे जो कि भारत के अन्य किसान आसानी से अपना सकें और अपनी खेती की उपज को जो है बढ़ा सकें। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की कृषि का विकास बहुत ही अधिक होने लगा था और रेडियो के माध्यम से भारत के किसान जो है जागरूक अवस्था में आ गए थे कि उन्हें कृषि में किस प्रकार की तकनीक, किस प्रकार की फसल, किस प्रकार के खाद और बीजों का प्रयोग करना है। रेडियो मनोरंजन के माध्यम के रूप में तो हमने कहा कि प्रारंभिक समय पर रेडियो का प्रयोग केवल समाचारों के लिए और विकास योजनाओं के लिए हो रहा है, उदाहरण के लिए हरित क्रांति का प्रचार और प्रसार। लेकिन रेडियो अब मनोरंजन के माध्यम के रूप में भी आने लगा। यानी कि अब चूंकि सरकार थोड़ी परिपक्वता की ओर आ रही थी और भारत की लोकतंत्र को भी एक अच्छा खासा समय बीत चुका था, तब रेडियो का प्रयोग और ज़्यादा बढ़ने लगा और इसमें एक नया प्रयोग भी जुड़ने लगा, वह था कि रेडियो के माध्यम से मनोरंजन करना। तो हम कहेंगे रेडियो पर समाचार प्रसारणों के अलावा मनोरंजन चैनल के रूप में विविध भारती का प्रारंभ होता है। तो विविध भारती क्या है? मनोरंजन का चैनल है रेडियो के ऊपर। विविध भारती श्रोताओं के अनुरोध पर हिंदी फिल्मों के गाने प्रस्तुत करता था। यानी कि श्रोता अनुरोध करते थे, श्रोताओं की मांग होती थी कि जो है इस प्रकार के मनोरंजन करने चाहिए और उसमें वह फिल्मी गाने सुनने की मांग करते थे और वह फिल्मी गानों का प्रसारण कहाँ होता था? रेडियो के मनोरंजन चैनल विविध भारती पर होता था। तो इस प्रकार से विविध भारती में श्रोताओं के अनुरोध पर हिंदी फिल्मों के गाने प्रस्तुत किए जाते थे। यह आम जन में अत्यंत लोकप्रियता प्राप्त कर चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप 1957 में जो है आकाशवाणी में
विविध भारती को शामिल कर लिया जाता है। तो हम कहेंगे कि इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि आम जन जो है अपने मनोरंजन के लिए रेडियो का प्रयोग बहुत ज़्यादा अब करने लगा था। तो हम कहेंगे उसका परिणाम यह हुआ कि 1957 में आकाशवाणी ने इसे अपने में शामिल कर लिया। किसे अपने में शामिल कर लिया बच्चों? तो हम कहेंगे आकाशवाणी ने विविध भारती को अपने में शामिल कर लिया, जो कि मनोरंजन का साधन था या मनोरंजन चैनल था रेडियो के ऊपर। तो आकाशवाणी विविध भारती को अपने में शामिल कर लेती है 1957 में, जिससे आकाशवाणी को अच्छा लाभ भी मिलता है क्योंकि विविध भारती से जो है विभिन्न प्रकार के विज्ञापन जो है जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से वह विविध भारती के जो विज्ञापन जुड़े हुए थे उससे आकाशवाणी को अच्छा राजस्व मिलने लग गया था। तो हम कहेंगे आकाशवाणी को अच्छा लाभ भी विज्ञापनों के प्रयोजनों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो इससे भी रेडियो का विकास और ज़्यादा होने लगता है क्योंकि अब आकाशवाणी को जो है अच्छा राजस्व प्राप्त होने लग गया था क्योंकि आम जन में जो है विविध भारती की लोकप्रियता बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। प्रारंभ में रेडियो के प्रचार प्रसार एवं लोकप्रिय बनने के मार्ग में एक बड़ी बाधा थी कि रेडियो बहुत ही महंगा था और उसका जो उपाय था वह यह था कि अब इनकी कीमतें कैसे घटें। तो और उसी के लिए उसी क्रम में हम देखते हैं ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगता है। तो प्रचार प्रसार रेडियो का कम हो रहा था और उससे लोकप्रिय बनने के मार्ग में बाधा थी कि रेडियो बहुत ही महंगा था। रेडियो सेटों की कीमत जो थी वह ऊंची थी, लेकिन 1960 में ट्रांजिस्टर आने से रेडियो अधिक सुलभ हो गया था और साथ ही साथ इसकी कीमतें भी बहुत अधिक घट गई थी। तो हम क्या कहेंगे 1960 के बाद में ट्रांजिस्टर की वजह से रेडियो की सेटों की कीमतें कम हो गई थी और आम जन जो है उस तक अपनी पहुंच बना सकता था और जिनकी आय कम थी वह भी अब रेडियो सेट खरीद रहे थे और आकाशवाणी और विविध भारती को सुन सकते थे। युद्ध, विपदाएं और आकाशवाणी का विस्तार, यानी कि अब यह बहुत ही रोचक तथ्य है कि युद्ध और विपदा जैसी स्थिति में रेडियो सेटों का भारत में विस्तार होने लगता है। यानी कि भारत में जब युद्ध हो रहे थे, चाहे वह 1962 का चीन के साथ युद्ध हो या फिर हम कहें बांग्लादेश की स्थापना हो, तो इन दोनों ही स्थितियों में जो है हम कहेंगे कि रेडियो का जो है प्रचार और प्रसार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्य वाला बिंदु है। यह एक रोचक तथ्य है कि युद्धों और विपदाओं के कारण आकाशवाणी के क्रियाकलापों में विस्तार हुआ है। तो यह उदाहरण हमें हमारी पुस्तक में मिलता है कि जो है आकाशवाणी का प्रचार और प्रसार और ज़्यादा हो रहा था। 1962 में हमारा यानी कि भारत का युद्ध होता है और किससे होता है? तो बच्चों 1962 में भारत का युद्ध जो है चीन से होता है। तो जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ 1962 में, तो आकाशवाणी ने एक दैनिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और उसका नाम था वार्ता। तो आकाशवाणी ने एक दैनिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए वार्ता इकाई की स्थापना की थी। अगस्त 1971 में भी एक प्रमुख घटना घटित होती है और वह है बांग्लादेश की स्थापना। तो हम कहेंगे 1971 में जब बांग्लादेश का संकट मंडराने लगा तो समाचार सेवा प्रभाग ने प्रातः 6 बजे से मध्य रात्रि तक हर घंटे समाचार प्रसारण चालू किया। और फिर 1991 में एक और संकट आता है और वह था राजीव गांधी जी की हत्या। तो 1991 में एक और संकट, जब राजीव गांधी की नृशंस हत्या हो जाती है, उसके बाद भी आकाशवाणी ने 24 घंटे बुलेटिन प्रस्तुत करने का एक और कदम उठाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि युद्ध विपदा में जो है आकाशवाणी का और भी अधिक विस्तार होता है। चाहे वो 1962 का युद्ध हो, जब चीन के साथ भारत का युद्ध होता है, तब आकाशवाणी का विस्तार होता है वार्ता कार्यक्रम के रूप में। दूसरा, जब हम बांग्लादेश की स्थापना की बात करते हैं 1971 में, तब भी जो है आकाशवाणी का विस्तार होता है और रेडियो का प्रयोग भी बढ़ने लगता है। साथ ही साथ जब 1991 की बात होती है, जब राजीव गांधी जी की नृशंस हत्या होती है, तब 24 घंटे इसका प्रसारण प्रारंभ हो जाता है। तो यह एक आश्चर्यजनक बिंदु है कि भारत में आकाशवाणी जो है प्रचार और प्रसार इसका बढ़ता है। कब? जब भारत में युद्ध और विपदाओं का काल था। वर्ष 2000 में स्थिति यह थी कि
लगभग 11 करोड़ परिवारों में 24 भाषाओं और 146 बोलियों में रेडियो प्रसारण सुने जाते थे। भारत की सरकार ने फैसला किया कि भारत के सभी प्रमुख शहरों में, कस्बों में और महत्वपूर्ण जिलों में जो सीमावर्ती इलाकों में है, रेडियो प्रसारण मौजूद होना चाहिए, जिससे रेडियो पूरे भारत में फैल गया था। तो इस प्रकार के भारत की सरकार के प्रयासों से भी रेडियो का जो है फैलना हमें दिखता है कि भारत की सरकार स्वयं इस बात को लागू करती है। भारत की सरकार स्वयं यह चाहती थी और ऐसे प्रयास करती थी कि भारत के आम जन तक रेडियो की पहुंच जाए। अब आकाशवाणी ने भारत में रेडियो प्रसारण के लिए एक विशाल आधारभूत संरचना विकसित कर ली। यह भारत की भौगोलिक, भाषाई, सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए 3 स्तरों पर सेवाएं प्रदान कर रही थी। यानी कि अब आकाशवाणी जो है भारत के आम जन तक पहुंच को बढ़ाने के लिए 3 स्तरों पर अपनी सेवाएं देने लग गई थी। और इसमें थी 3 स्तर: राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और स्थानीय स्तर। तो हम कहेंगे ऐसे कौन से 3 स्तर थे जहां तक आकाशवाणी ने अपनी सेवाएं बढ़ाई थी? तो हम कहेंगे रेडियो प्रसारण की 3 स्तरों पर सेवाएं बढ़ा दी गई थी। पहला था राष्ट्रीय स्तर, दूसरा था क्षेत्रीय स्तर और तीसरा था स्थानीय स्तर, जिससे कि भारत की सरकार जो है यह चाहती थी कि भारत की भौगोलिक विविधता, भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता होते हुए भी भारत के आम लोगों तक रेडियो की पहुंच बने। फिर हम बात करते हैं मास मीडिया के दूसरे साधन टेलीविज़न, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा है। तो टेलीविज़न का प्रयोग भारत में किस प्रकार प्रारंभ होता है और धीरे धीरे इसका विकास कैसे होता है? तो शुरू करते हैं टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में। भारत में 1959 में ग्रामीण विकास की भावना के साथ टेलीविज़न की शुरुआत होती है। तो बच्चों, आपसे पूछा जाएगा टेलीविज़न की शुरुआत भारत में कब होती है? तो आपको याद रखना है 1959 में, जब भारत में पंचायती राज की स्थापना होती है। उसी समय पर 1959 में ही ग्रामीण विकास की भावना के साथ टेलीविज़न की शुरुआत भारत में होती है। तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको ध्यान रखना है। आगे चलकर 1975-1976 के बीच उपग्रह की सहायता से शिक्षा देने का प्रयोग किया गया, जिसके अंतर्गत टेलीविज़न ने 6 राज्यों, कितने राज्यों? 6 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक दर्शकों के लिए प्रत्यक्ष प्रसारण किया था। शैक्षिक प्रसारण प्रतिदिन 4 घंटे होता था और यह 2400 टीवी सेटों पर सीधे प्रसारित किए जाते थे। तो इस प्रकार से शिक्षा को जो है टेलीविज़न से जोड़ दिया गया था। और ऐसा कब हुआ था? तो हमें ध्यान रखना है 1975-76 में ऐसा हुआ था कि उपग्रह की सहायता से शिक्षा को टेलीविज़न से जोड़ दिया गया था, ताकि शिक्षा का प्रचार और प्रसार उस समय पर जो और भी अधिक महत्वपूर्ण था वह आसानी से हो सके। तो इसलिए उपग्रह के माध्यम से शिक्षा जो है टेलीविज़न के माध्यम से दी जाने लगी थी। विभिन्न शहरों में दूरदर्शन के अंतर्गत टेलीविज़न के केंद्र बनाए गए। तो इस प्रकार से दूरदर्शन जो है उस समय पर बहुत लोकप्रिय हो गया और टेलीविज़न के केंद्र इसके माध्यम से बनाए गए। प्रत्येक प्रसारण केंद्र के अपने बहुत से कार्यक्रम होते थे, जिनमें क्या क्या प्रसारण होता था? तो हम कहेंगे प्रत्येक प्रसारण केंद्र के जो चैनल थे और उनमें जो प्रसारण था वह बच्चों के लिए भी होता था, वह महिलाओं के लिए भी होता था और वह समाचार के रूप में सभी के लिए भी होता था। तो अपने बहुत से कार्यक्रमों में समाचार भी थे, बच्चों महिलाओं के कार्यक्रम भी थे, किसानों के लिए कार्यक्रम भी थे और मनोरंजन के कार्यक्रम भी सम्मिलित थे। धीरे धीरे इन कार्यक्रमों से विज्ञापन के प्रायोजक भी जुड़ने लगे, यानी कि ये जो कार्यक्रम प्रसारित होते थे टेलीविज़न पर उनसे विज्ञापन भी जुड़ने लगे और विज्ञापनों के माध्यम से प्रायोजक जो है उन्हें अच्छी राशि भी देने लगे। मनोरंजन के कार्यक्रम धीरे धीरे बढ़ने लगे, जो किनको देखकर या किनको ध्यान में रखकर बनाए जाते थे? तो मनोरंजन के कार्यक्रम जो है वह मुख्यतः नगरीय दर्शकों के लिए ही बनाए जाते थे और उनकी पृष्ठभूमि और उनकी मानसिकता को ध्यान में रखकर ऐसे कार्यक्रम बनाए जाते थे। तो हम कहेंगे मनोरंजन के कार्यक्रम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और यह मुख्यतः नगरीय या शहरों के लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। दिल्ली में 1982 के एशियाई खेलों के दौरान हम देखते हैं कि रंगीन
प्रसारण प्रारंभ किया गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ किया गया, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, 1982 में एशियाई खेलों के दौरान जो है भारत में रंगीन प्रसारण प्रारंभ हो जाता है, जो एक उस समय की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। 1984-85 के दौरान टेलीविजन ट्रांसमीटरों की संख्या देश भर में बढ़ जाती है और फलस्वरूप जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उसमें सम्मिलित हो गया। तो इसी समय हम देखते हैं कि भारत में सोप ओपेरा, जो कि एक लंबे समय तक चलने वाले कार्यक्रमों का नाम था, जिसमें कि जब तक कि टीवी चैनल उन कार्यक्रमों को स्वयं समाप्त नहीं करना चाहते तब तक वह कार्यक्रम चलता रहता है। तो उस प्रकार के कार्यक्रम भारत में प्रारंभ हो गए थे, जिसमें मुख्यतः हम नाम ले सकते हैं बुनियाद का और हम लोग नाटक का। तो हम कहेंगे इसी समय हम लोग, जो 1984-85 की बात है, और बुनियाद 1986-87 जैसे सोप ओपेरा प्रसारित किए गए। और यह किसके माध्यम से किए गए, तो हम कहेंगे टेलीविज़न के माध्यम से यह सोप ओपेरा प्रसारित किए गए थे। और सोप ओपेरा होता क्या है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, सोप ओपेरा वे कार्यक्रम होते हैं जो टीवी पर चलते हैं और साल दर साल चलते हैं, जब तक कि स्वयं चैनल इन्हें समाप्त नहीं कर देते। तो हम लोग और बुनियाद जो है सोप ओपेरा का ही उदाहरण है। वे कार्यक्रम जो टीवी पर साल दर साल चलते हैं जब तक चैनल उन्हें स्वयं समाप्त नहीं करते, सोप ओपेरा कहलाते हैं। और उस समय पर इनका प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया था और भारत की जनता जो है हम लोग और बुनियाद को बहुत ज़्यादा देखने लगी थी, जो कि उदाहरण थे सोप ओपेरा के। आगे चलकर हम देखते हैं कि भारत में रामायण और महाभारत जो लोकप्रिय धार्मिक नाटक हैं, उनका प्रसारण भी टेलीविज़न की लोकप्रियता को बढ़ा देता है और वह भारत की आम जनता में बहुत लोकप्रिय होता है। कि भारत उस समय पर 1987-88 या 88-90 की यदि बात हो, तो भारत की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है रामायण और महाभारत को दर्शकों के रूप में देखता था। तो इस प्रकार से उस समय पर इन दोनों के माध्यम से भी टेलीविज़न की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हम कहेंगे इन दोनों ने भी टेलीविज़न की लोकप्रियता को और ज़्यादा बढ़ाया था। और यदि हम लोग की बात करें, जो कि एक सोप ओपेरा था, उसको देखने वालों की संख्या उत्तर भारत में कितनी थी, तो उत्तर भारत में लगभग 65 से 90% और दक्षिण भारत में 20 से 40% तक लोग जो हैं, हम लोग जो सोप ओपेरा था उसको देखते थे। औसतन लगभग 5 करोड़ दर्शक हम लोग का प्रसारण देखते थे। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि हम लोग रामायण, महाभारत और बुनियाद ये उदाहरण है कि भारतीय जनता के बीच में टेलीविज़न कितना लोकप्रिय हो चुका था और भारतीय दर्शक जो है सीधे सीधे इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपना मनोरंजन कर रहे थे, जो कि मीडिया में टेलीविज़न के महत्ता को बता रहा था और उस समय जो है यह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। आज टेलीविज़न उद्योग ट्राई द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद में भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो हम कहेंगे टेलीविज़न उद्योग ट्राई द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट जो 2015-16 में जारी की गई थी, उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टीवी बाजार है। तो बच्चों, हमने देखा कि मास मीडिया या जनसंचार के जो माध्यम हैं उसमें प्रिंट मीडिया का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसके माध्यम से स्वतंत्रता से पूर्व औपनिवेशिक भारत में बहुत ही बड़ा समाज सुधारकों ने योगदान दिया, राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों ने प्रिंट मीडिया का प्रयोग किया और भारत की जनता को जो है राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत किया था। और जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तब भारत में रेडियो का प्रसारण और भारत में टेलीविज़न का प्रसारण भी बहुत ज़्यादा भारत के विकास में योगदान देता है। और उसी का उदाहरण हमने देखा कि रेडियो के माध्यम से हरित क्रांति का प्रचार और प्रसार भारत में किया गया और इससे सीधे भारत के किसानों को लाभ मिला था और भारत के किसान जो है नई तकनीक अपनी कृषि में अपनाने लगे थे और वह कृषि के अंदर उन्नत तरीकों से अपनी खेती करने लगे थे। साथ ही साथ यदि हम टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न भी भारत की जनता में बहुत जल्दी ही लोकप्रिय हो चुका था और इसमें भी हम देखते हैं कि
किस प्रकार से टेलीविज़न के माध्यम से बहुत सारे विज्ञापन आम जन तक पहुंचाए जा रहे थे और आम जन में जो है रंगीन प्रसारण के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया गया था। उसके पश्चात हम देखते हैं सोप ओपेरा की बात, और सोप ओपेरा में हम देखते हैं कि हम लोग और बुनियाद को देखकर भारतीय दर्शक जो है अपना मनोरंजन करते थे, और धीरे धीरे यह मनोरंजन और ज़्यादा बढ़ने लगता है जब हम कह रहे हैं कि भारत में रामायण और महाभारत की लोकप्रियता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इसके माध्यम से भी भारत में टेलीविज़न का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा था। लेकिन तत्कालीन समय में चूंकि भारत में तकनीक का प्रयोग बहुत अधिक नहीं हुआ था, तो यह जो मास मीडिया के साधन है यह केवल सीमित लोगों तक ही पहुंच बना सके थे, और इस कारण भारत में इनका सीमित प्रयोग हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे भारत में तकनीक में उन्नति होती है, तब रेडियो की संख्या में और टेलीविज़न की संख्या में वृद्धि होती है, और भारत के लोगों तक इनकी पहुंच भी बढ़ती जाती है। मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग में। धन्यवाद।